Hi students, uh, today we'll deal with the remaining part of alternating current and EMI. आज कुछ जो टॉपिक छूटा हुआ था उसमें से जितनी भी टॉपिक है उसको हम लोग आज देखेंगे। पहला है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर डिफाइन किया जाता है व्हेन योर LCR सर्किट इन रेजोनेंस। दिस इज डिफाइंड when LCR circuit is in resonance. ओके आप रेजोनेंस कब होता है तो आप इम्पीडेंस जब मिनिमम हो उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होता है LCR सर्किट से, उसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो व्हाट इज द इम्पीडेंस एक्चुअली? तो इम्पीडेंस Z is equal to normal impedance we are talking. Z is equal to square root over R square plus omega L minus 1 by omega C is the whole square. तो in case of resonance this omega L is equal to 1 by omega C, तो ये सारे कैंसल हो जाएगा। तो Z जो होगा इन रेजोनेंस Z जो होगा Z वो होगा R के, क्योंकि ये ओमेगा L 1 by ओमेगा C इक्वल होता है और ये एक दूसरे को कैंसल कर देगा। ओके, सो Z is equal to R. This is the minimum impedance of the circuit. तो minimum impedance gives you maximum current. तो रेजोनेंस के केस में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं I और ओमेगा के बीच। A graph is plotted. A graph is plotted between current and angular frequency. So how current varies that you see here. This is your angular frequency and this is your current. The graph is like this. Okay. So at a particular frequency, the current is maximum. So this is your maximum value of current, and this happens in resonance. So its corresponding frequency is known as resonance frequency. So this is your omega R. This particular frequency is omega R. So at particular frequency you are getting maximum current in LCR circuit. अब क्या है कि हमको चाहिए करंट IRMS। तो IRMS बराबर होता है I0 by √2। ठीक है ना? तो इस ग्राफ में आपको IRMS का दो जगह वैल्यू मिलेगा। ओके, दो जगह। मान लो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, दिस इज योर ओमेगा 1, और ये जो करंट है वो करंट है तुमको आई नॉट बाई √2। यही तो IRMS है। I0 बाई √2 आपको उधर भी करंट मिलेगा। ये जो करंट है वो भी I0 बाई √2 है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा 2। करेक्ट। अब ध्यान रखें कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो होगा इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। यू राइट डाउन बैंडविड्थ इज इक्वल टू, या डेल्टा 2 डेल्टा ओमेगा बोलते हैं इसको। बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा 2
माइनस ओमेगा 1। तो ओमेगा 1 पर भी आपको आई नॉट बाई रूट 2 करंट मिल रहा है और ओमेगा 2 पर भी आपको सेम करंट मिल रहा है आई नॉट बाई रूट 2। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ का जो पीक है दैट इज कॉल्ड शार्पनेस। द शार्पनेस ऑफ दिस graph is called quality factor. Sharpness of the graph is called Q factor. ओके जितना शार्प रहेगा, जितना शार्प ऐसे रहेगा वो उसका क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। मैथमेटिकली हम क्वालिटी फैक्टर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि क्वालिटी फैक्टर तो रेजोनेंस के ही केस में मिलेगा पीक। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं इसको ध्यान से आप देखें। जो दो तरह का डेफिनेशन है, एक इजी डेफिनेशन आपको बताते हैं, सेम डेफिनेशन यू कीप इन माइंड। इट इज रेशियो ऑफ VL और VC। ये क्योंकि रेजोनेंस में VL और VC बराबर होता है इसलिए हम दोनों में से कोई एक ले रहे हैं। VL और VC to the applied input voltage, to the applied input voltage in resonance, double S होता in resonance, करेक्ट। तो ये जो है क्वालिटी फैक्टर वो VL VC में से कोई एक लें क्योंकि रेजोनेंस में दोनों बराबर होता है, और अप्लाइड वोल्टेज जो होता है रेजोनेंस में दैट वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ रजिस्टर। यू राइट डाउन in this case applied voltage is equal to वोल्टेज ऑफ रजिस्टर, यानी रजिस्टर पर जितना वोल्टेज होगा वही अप्लाइड वोल्टेज होता है। तो मैथमेटिकली क्यू फैक्टर क्या हुआ? तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू VL बाई VR। आप VL बाई VR लिख सकते हो या VC बाई VR लिख सकते हो, वो दोनों बराबर है। ओके अब इसको हम कैसे निकालते हैं वो आप देखें। तो क्यू फैक्टर VL बाई VR, VL को हम कैसे लिखेंगे? तो I इंटू करेंट इंटू रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल, ओमेगा आर दे देना क्योंकि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाय रजिस्टर का वोल्टेज कैसे होगा? दिस इज आई इंटू आर, आई इज बीइंग कैंसल्ड, तो ओमेगा आर इंटू एल बाई आर। ओके अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा और रीअरेंज करो तो आपको फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा क्यू फैक्टर का। देखो आप रेजोनेंस के केस में पढ़े हो कि ओमेगा आर बराबर होता है 1 बाय स्क्वायर रूट एल सी। ये फॉर्मूला है, हम लोग पहले ही कर चुके हैं। रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट एल सी। तो ओमेगा आर की जगह हम वही लिखते हैं। योर क्यू फैक्टर नाउ बिकम्स इंस्टेड ऑफ ओमेगा आर you have to write 1 by square root LC into this is what L by R। ओके अब इसको और रीअरेंज करें तो ध्यान से आप देखें इसको क्या कर सकते हैं। योर क्यू फैक्टर इज फाइनली योर क्यू फैक्टर look at here is equal to, इस L को हम स्क्वायर रूट के अंदर रखें, 1 बाय आर पहले लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इस L को अगर रूट के अंदर में हम लिखेंगे
तो हमको लिखना पड़ेगा L² बाय LC। तो एक L तो कैंसल हो गया, तो बचा क्या, 1/R स्क्वायर रूट ओवर 1/LC। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। ये फॉर्मूला है आपके क्वालिटी फैक्टर का। आप कैसे भी निकाल सकते हो, VL बाय VR करके या VC बाय VR करके, आंसर विल कम सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, क्योंकि रेजोनेंस में VL और VC दोनों इक्वल होता है। नाउ यू कम हियर, एक और चीज इसमें अक्सर हम पूछता है, वो आप देखें, मान लो आपको एक ग्राफ दे दे डिफरेंट रेजिस्टर का LCR सर्किट में, करंट और फ्रीक्वेंसी ग्राफ I ओमेगा, एक ग्राफ है ऐसे, एक ग्राफ है ऐसे, एक ग्राफ है ऐसे। ये ग्राफ का रेजिस्टर है R1, ये है R2, ये है R3। आपको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस लिखना है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है कि जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटेगा, जो ग्राफ का शार्पनेस है, पहले वो फ्लैट था, अब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो क्यू फैक्टर सबसे बढ़िया इसका है, ऊपर वाले का। और रेजिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे कि देखो, R3 is less than R2 and R2 is less than R1। अब क्यू फैक्टर सबसे बढ़िया इसका हुआ, जिसका शार्पनेस ज़्यादा अच्छा होगा। पहले फ्लैट होता, फिर धीरे धीरे फ्लैट जो है वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा शार्पनेस में कन्वर्ट होता है। जो पहाड़ देखे हो ना, ये तो पीक 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 जो होना चाहिए वो शार्प होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट अबाउट योर क्वालिटी फैक्टर। दूसरा जो है वो है एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन AC। तो जब हम AC आपको बता रहे थे तो सभी में इम्पीडेंस निकालते थे और एक चीज जरूर निकालते थे, cos फाई और tan फाई का वैल्यू, इफ यू रिमेम्बर। फिर नहीं तो फिर से एक बार आप चेक कर लें उस वीडियो को। तो आज हम लिखेंगे एवरेज पावर, एवरेज पावर इन AC। ठीक है, तो एवरेज पावर इन AC कितना होता है और क्या है, इसके बारे में आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि सभी का एवरेज पावर अलग अलग आएगा, इसलिए फॉर्मूला आप सबका अलग अलग ही लिखेंगे। ओके, तो हम लोग बारी बारी से सबका एवरेज पावर कर ले और फिर देखते हैं कि एवरेज पावर का यूजेस क्या है। नाउ यू कम हियर, तो पहले हम इंस्टैंटेनियस EMF की बात करें। लेट इंस्टैंटेनियस EMF of AC is equal to E naught sin omega t, and instantaneous current I is equal to I naught sin ओमेगा t माइनस फाई। ये जो फाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप ध्यान देना। और बोल सकते हो कि फेज डिफरेंस है हमारे इसमें। क्या है ना कि जो करंट है वह आपके EMF से पीछे चल रहा है, फाई। ओके, यानी EMF इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग। प्लस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, आप पढ़े हो उसमें। बराबर कब होता है, जब रेजिस्टर से आपको करंट फ्लो होता है तो उसका वोल्टेज और EMF दोनों, वोल्टेज और करंट दोनों सेम ही फेज में होता है। नाउ यू कम हियर, तो हमको EMF पता है, I पता है, इंस्टैंटेनियस, तो इंस्टैंटेनियस पावर भी हम निकाल सकते हैं। तो यू राइट डाउन व्हाट इज इंस्टैंटेनियस पावर। तो इंस्टैंटेनियस पावर, इंस्टैंटेनियस पावर P इंस्टेंट
इज इक्वल टू, गौर से देखें क्या लिखें, इंस्टेंटेनियस पावर P इंस्टेंट इज इक्वल टू E इंस्टेंटेनियस एंड I इंस्टेंटेनियस। फिर इसकी वैल्यू हम फीड करते हैं तो क्या वैल्यू होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइव इज नोन एज पावर फैक्टर ऑल्सो, आगे पता चल जाएगा आपको। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। हम एक फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से इसको अप्लाई करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, कि 2 साइन सी इंटू साइन डी बराबर होता है कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें तो 2 है नहीं, सी के जगह ओमेगा टी है, डी के जगह ओमेगा टी माइनस फाइव है, लेकिन 2 कहाँ है। तो बहुत आसानी से आप क्या करो ना, ऐसे करो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, आप लिखो E नॉट I नॉट बाई 2, करेक्ट, E नॉट I नॉट बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, अब तो आप उस फॉर्म में आ गया, 2 साइन सी, सी के जगह है ओमेगा टी, डी के जगह है, तो पहला टर्म आप लिखें, व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस पावर, P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू E नॉट I नॉट बाय 2, ठीक है। अब आप लिखो cos C माइनस डी, तो C ओमेगा टी, डी है ओमेगा टी माइनस, तो C माइनस डी क्या होगा बताएं, इट विल बी cos फाइव और माइनस क्या होगा आगे, ध्यान से देखें, C प्लस डी, तो C है ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस ओमेगा टी, सो व्हाट इज दैट, cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसको हम भी चेक कर लेते हैं, सही है, cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन हुआ। अब तुम देखो कि इंस्टेंटेनियस पावर जो है वह टाइम डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो आप बोलना है, ये में टी है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे समय बदलेगा तो ये इसका वैल्यू भी चेंज होगा, ओके। तो अगर हमको कोई बोले कि cos थीटा का एवरेज वैल्यू क्या है, ठीक है, तो cos थीटा बाकी सब नहीं चेंज होने वाला, E नॉट I नॉट बाई 2 cos फाइव ये नहीं चेंज होगा, तो अगर हम इसका एवरेज वैल्यू ले लें तो हमको एवरेज पावर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लिखें एवरेज वैल्यू ऑफ, ध्यान से लिखें, अगर टाइम के हिसाब से ये वैल्यू चेंज होगा, लेकिन इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, मिनिमम वैल्यू होता है -1, और एवरेज वैल्यू आप दोनों को जोड़ दें और फिर उसका एवरेज निकालें तो आपको 0 होगा। तो यू राइट डाउन द एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव इज 0। तो ये तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ था, आप एवरेज जब उसको 0 ले लेंगे इसका मतलब है कि आपको एवरेज पावर मिल जाएगा। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू P एवरेज
is equal to E naught I naught by 2 into cos phi। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी। अब आप चलें यस, लुक हियर, इसको हम आरएमएस में भी चेंज कर सकते हैं। पी एवरेज इज इक्वल टू, आप इसको लिखो ई नॉट बाय रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस फाइव। ठीक है, okay, so you can do this one, E naught by root 2 into I naught by root 2 into cos phi। तो E naught को हम क्या बोलते हैं? P average is equal to E RMS into I RMS into cos phi। So this is the expression for average power consumed in AC, or cos phi is known as power factor। पावर फैक्टर, ओके। अब इस cos फाई का अब वैल्यू फीड करते जाओ AC थ्रू L, व्हाट इज एवरेज पावर, AC थ्रू R करते हैं पहला, AC थ्रू R, फाई का वैल्यू होता है 0 डिग्री, तो P एवरेज बराबर हो जाएगा E RMS इंटू I RMS, पहला हुआ। दूसरा AC थ्रू L, AC थ्रू L, व्हाट इज एवरेज पावर, तो पहले AC थ्रू L, फाई का वैल्यू होता है, आप पढ़े हो कि उसमें 90 डिग्री से आगे पीछे होता है। L में क्या होता है ना, वोल्टेज आगे होता है 90 डिग्री से, करंट पीछे होता है, तो फेज डिफरेंस हुआ 90 डिग्री, तो फाई का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। व्हाट इज एवरेज पावर, 0, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई ही 0 हो गया, तो खेल खत्म हो गया। व्हाट इज AC थ्रू C, AC थ्रू C, AC थ्रू C, यहाँ भी फाई का वैल्यू वही होता है 90 डिग्री, इसमें वो वोल्टेज जो है वो पीछे होता है, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, इसका भी 0 होगा। अब लास्ट में हम AC थ्रू LR, AC थ्रू CR ये खुद करेंगे। AC थ्रू LCR की बात करें, एवरेज पावर इन LCR सर्किट, that you write down, average power in LCR, average power in LCR, what is that? तो आप बताएं उसमें क्या होगा, फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, P average इक्वल टू E RMS I RMS into cos phi। रिमेंबर व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ cos phi, किसी ने पता है तो आप हमें बताएं, नहीं तो हम लिख देते हैं इसमें। cos phi बराबर होता था R बाई Z, इफ यू रिमेंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं E RMS I RMS into R by Z, Z is impedance, so you can write this one, E RMS into I RMS into R by square root R square plus omega L minus 1 by omega C whole square। ओके, LRCR आप खुद लिख लेंगे, हम ये इसका लिख दें, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड यू कैन फाइंड आउट। एक छोटा सा इसमें टर्म आता है, वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, ओके, दैट यू राइट डाउन, वाटलेस
component of current, वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। अब देखो, मान लो कि ये है मेरा ईवी, ERMS, और ये है हमारा IRMS, और इसके बीच का जो पावर फैक्टर है या फेज एंगल डिफरेंस है वो है फाई। कुछ देर के लिए हम करंट को वेक्टर मान लेते हैं और इसको हम कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। तो कंपोनेंट रिजॉल्व क्या होगा, IRMS इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, IRMS cos फाई, और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, इधर ये हो जाएगा IRMS sin फाई। ओके, तो हम देखेंगे कि दोनों कंपोनेंट के कारण एवरेज पावर कितना कंज्यूम होता है। तो पहला लिखो, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय दिस कंपोनेंट एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय दिस कंपोनेंट। तो पहला ए, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय IV cos फाई, करेक्ट। अब IV cos फाई और ERMS के बीच का एंगल कितना है, ठीक है, बीच का एंगल कितना है आप बताएं। बीच का एंगल है 0, क्योंकि करंट भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ERMS है। तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज पावर कंज्यूम्ड P एवरेज इज इक्वल टू EMF ERMS इंटू करंट कितना है, IV cos फाई इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस कंपोनेंट एंड दिस वन। तो वो क्या है, वो है 0 डिग्री, cos 0 बराबर 1। तो हमारा फॉर्मूला हुआ ERMS इंटू IRMS लिख दो, इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये तो एक बात हुआ। अब पूछेगा इस कंपोनेंट के कारण जो पावर एवरेज पावर कंज्यूम्ड है वो इतना है। नाउ दूसरा कंपोनेंट के कारण एवरेज पावर कितना कंज्यूम हुआ, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय IV sin फाई इज P एवरेज डैश कर देते हैं। पहले क्या होगा, ERMS, ठीक है, व्हाट इज द करंट, तो आप बोलेंगे करंट है IRMS sin फाई। व्हाट इज द एंगल बिटवीन IRMS sin फाई एंड ERMS, तो IRMS sin फाई इधर, E इधर, बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यू कैन राइट डाउन cos 90 डिग्री। तो कुल मिला के एवरेज पावर कंज्यूम क्या हुआ, 0। इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट है कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। दैट मीन्स नो पावर, नो एवरेज पावर इज कंज्यूम्ड बाय द कंपोनेंट IRMS sin फाई। तो यू राइट डाउन, since no average power is consumed by the component IV sin phi, so it is known as Wattles component of current. Wattles component of current.
So this is what the small topics are left in um, alternating current. Please you go through because these are some more important topics. And tomorrow I will upload the video of electromagnetic wave. Thank you very much.